ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर ओनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. द फर्स्ट वन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम छोड़ दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एंड सेकेंड वन इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. बायोलॉजी में जो होता है, बायोलॉजी में आपके रूट वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं. रूट वर्ड्स मतलब बहुत सारे टर्म्स देखोगे जिसके पीछे में ट्रॉपिक लगा होगा. ठीक है ना, तो सबसे इजी मतलब है, इसका तरीका है कि बाइफर्केट द वर्ड्स. ठीक है, ऑटो अगर हम इसको यहां से बाइफर्केट करते हैं तो ये दो शब्द का मिला हुआ है, ऑटो और ट्रॉपिक, और ये बना है हेट्रो और ट्रॉपिक. ऑटो वर्ड जो होता है इट स्टैंड्स फॉर सेल्फ. ठीक है, एंड ट्रॉपिक वर्ड स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन. दैट मीन्स कि सेल्फ न्यूट्रिशन, खुद से न्यूट्रिशन करना. ठीक है, अब इस वर्ड को तोड़ो, हेट्रो आपका हो गया डिफरेंट और ट्रॉपिक हो गया आपका न्यूट्रिशन. एनी न्यूट्रिशन अदर देन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक को छोड़कर दुनिया में जितने भी दूसरे न्यूट्रिशन हैं वो किसके कैटेगरी में आएंगे? हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अभी हम फोटोसिंथेसिस डिफाइन नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना, जब फोटोसिंथेसिस डिफाइन करेंगे तो मिलता जुलता ही परिभाषा है, लेकिन अभी हम इन दोनों टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं. तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एंड ऑर्गेनिजम्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज ऑटोट्रॉप्स. जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को शो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स. सबसे क्लासिकल एग्जांपल होता है ग्रीन प्लांट्स. दुनिया में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब में होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगेन अगर तुमसे पूछा जाएगा इसका प्रोसेस क्या है, तो अगेन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. इसको हम फिर से दो टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट वन इज नोन एज photosynthesis and second one is known as chemosynthesis. ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस इसमें आते हैं. फोटोसिंथेसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लांट्स. ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आयरन, सल्फर, बैक्टीरिया. ये मैंने केवल लिखा है, ये अभी क्लास 10 में नहीं पढ़ना है आपको. ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस मैं आपको बता रहा हूं. अभी तक आप लोग क्या जानते हैं कि जिस प्रोसेस से प्लांट अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. लेकिन दुनिया में दो प्रोसेस है, एक तो फोटोसिंथेसिस है. सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? देखो फिर से इस वर्ड में ध्यान दो, आगे में क्या लगा हुआ है? फोटो, पीछे में क्या है? सिंथेसिस. यहां भी सेम है ना, केमो और सिंथेसिस. अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो फोटो मीन्स होता है आपका लाइट. ठीक है, और सिंथेसिस मतलब होता है टू पुट टुगेदर. ठीक है, और यहां भी इसके आगे में क्या है? केमो मतलब किससे आ रहा है? केमो शब्द केमिकल. ठीक है, और पीछे में क्या है? नीचे में सिंथेसिस, टू पुट टुगेदर. अब अंतर देख लो, दोनों में ही खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होगी तो सोर्स ऑफ एनर्जी आपका होगा सनलाइट. डिफरेंस समझना, फोटोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, लेकिन केमोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल होते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम ब्रेक करेंगे H2S को, जब इसको ब्रेक करोगे तो तुम जानते हो जब कोई कंपाउंड बनता है तो उनके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है ना. उसको जब हम तोड़ेंगे तो बॉन्ड जब टूटता है तो टूटने से क्या प्रोड्यूस होगा? जितना एनर्जी बनने में लगा था बॉन्ड को, उतना ही एनर्जी जब वो टूटेगा तो क्या करेगा? लिबरेट करेगा. तो जैसे कि प्लांट्स इस एनर्जी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसी ढंग से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग केमिकल का यूज करके अपना खाना खुद से बना सकते हैं. तो इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन टेक प्लेस बाय टू मीन्स, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस. बट इन दिस लेवल, इन क्लास 10th लेवल, आपको याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है फोटोसिंथेसिस. इसको भूल जाओगे, ये आप केवल नॉलेज के लिए बताएं. समझने में दिक्कत अभी तक? इसको क्लियर है बेटा? आते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम फिर से अलग अलग टाइप्स में ब्रेक करते हैं. ठीक है ना. द फर्स्ट वन इज
सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये कहां पर पाया जाता है? फंगस, ठीक है ना, हम सबको बताएंगे आपको। सेकेंड वन इज पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पारासिटिक का हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, कस्कुटा, नाम सुना है आप लोगों ने? कस्कुटा रिफ्लेक्सा, हिंदी में इसे बोलते हैं अमर बेल। यह कैसा प्लांट होता है? पारासिटिक प्लांट। कभी देखे हो अक्सर? हम बता देते हैं कैसा है। जैसे कि पेड़ है ना, हम ही पेड़ है, आप लोगों ने मूवी में अक्सर देखा होगा, सांप वगैरह कैसे किसी चीज के चारों ओर कॉइल कर जाते हैं, वैसे ही मान लेते हैं ये पेड़ है। इस पेड़ के चारों ओर कस्कुटा क्या करेगा? उसका स्टेम ऐसे स्पाइरल वे में पूरा टाइटली उसको रैप कर लेता है पेड़ को, ठीक है ना। कस्कुटा का अपना कोई लिप्स वगैरह नहीं होता। खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, लिफ चाहिए, तब तो खाना बनाओगे। लेकिन कस्कुटा के पास कोई लिफ है ही नहीं, तो वो तो खाना नहीं बना सकता। तो वो खाना किससे लेता है? अपने मेन प्लांट से, ठीक है ना। जिस प्लांट पे वो अटैच किया हुआ है उसी से खाना भी लेगा, उसी से पानी भी लेगा। तो पारासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है। तो इससे नहीं समझ रहे हो, हम ऐसे बताते हैं, सर में जुएं होती है ना, जुएं होने से हमारा कोई फायदा है? उसको रहने के लिए अच्छा खासा घर मिल रहा है, उसको खाने के लिए हमारा खोपड़ी मिल रहा है, वो वहां से खाएगा, उसका तो फायदा है। लेकिन हमारे साथ कोई फायदा है क्या? तो जब कोई न्यूट्रिशन हो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो और दूसरे का लॉस हो, तो उसे हम बोलते हैं पारासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या होता है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे तो एक एग्जांपल याद रखोगे, लाइकेन। हम अभी बताएंगे चारों आपको, ठीक है ना। इधर वाला तो हम डिस्कस करेंगे, ये आपको हम शॉर्ट में बताएंगे। और सबसे अंत में एक न्यूट्रिशन पढ़ना है, दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन अकर बाय एनी ऑफ दिस फोर प्रोसेस। हमारे केस में, इंसानों के केस में, या जितने भी एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं, गाय बैल, ठीक है ना, कुत्ता बिल्ली, जितना भी आप देख रहे हो, घोड़ा हाथी, सब में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? याद रहेगा, एनिमल वर्ल्ड के केस में, स्पेशली हमारे केस में, हम लोग इस न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग ये चार्ट, ठीक है ना। मैं शॉर्ट पे आता हूं, पहले इसको लिख लिए, फिर हम मिटाएंगे इसको। इसको मिटा दूं क्या मुझे ना? नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? होलोजोइक को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बाकी तीनों बता रहा हूं। सबसे पहला जो है सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है। देखो, मशरूम तो हम लोग खाते हैं, अच्छा टेस्टी लगता है, लेकिन मशरूम को अगर छोड़ दोगे, एडिबल मशरूम को अगर छोड़ दोगे, तो फंगस जो है ना, फंगस एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो हमारे दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। वो होता है डिकम्पोजिशन। जस्ट थिंक अबाउट द कंडीशन। मान लेते हैं दुनिया में 100 लोग हैं, ठीक है ना, 100 लोग हैं, 100 प्लांट है। इनकी लाइफ स्पेन कभी ना कभी तो पूरी होगी। मान लेते हैं 70 साल इनकी लाइफ स्पेन है। 70 साल के बाद जिस इंसान का एज 70 होगा वो क्या होगा? मरेगा, ठीक है ना। एक एक करके मान लेते हैं कि 10 दिन में 10 व्यक्ति मर गया, ठीक है। 90 जिंदा है, 10 मरा। इस 10 ने कोई ना कोई स्पेस लिया होगा ना,
मान लेते हैं कि यहीं पर हम अपने आप को बिछा देते हैं नीचे, तो मैं कुछ तो स्पेस लूंगा ना जमीन में, तो मान लेते हैं ऐसे करके इसने स्पेस ले लिया। क्लियर। अब अगर इसको हम हटाएं नहीं, अपने अर्थ से अगर इसको हम हटाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे तो डेड ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी। एक समय के बाद क्या होगा, पूरा दुनिया हमारा किससे भर जाएगा, डेड ऑर्गेनिज्म से। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? आप लोगों ने रोड में देखा होगा बहुत बार, कुत्ते वगैरह मर जाते हैं, आप उसी रोड से एक हफ्ते के बाद गुजरते हो तो आप क्या देखते हो, एक हफ्ते पहले वहां पूरा डेड बॉडी था, एक हफ्ते के बाद वहां केवल उसका कार्कस है। कार्कस मतलब कि उसका स्केलेटल सिस्टम, बाकी मसल खत्म हुआ ना, किसी ने मसल खाया, चींटियों ने थोड़ा बहुत मसल खा लिया। लास्ट में फंगस क्या करते हैं, फंगस और बैक्टीरिया ये क्या करते हैं ना, किसी भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को पूरा तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद उससे अपना न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, लेते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, ये सड़े गले मरे चीजों को गलाएंगे, और जब वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा ना लिक्विड स्टेट में, तब उससे अपना एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसी कारण से सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि यहां पर ये खाने को खाने के रूप में नहीं, लिक्विड के रूप में लेते हैं। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, देखिए ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। इस प्लांट पे मान लेते हैं कि फंगस काम कर रहा है, ठीक है। अभी ये पूरा प्लांट है, इसको क्या करेगा, फंगस छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा, फिर इस छोटे पार्ट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा। जब ये तुम्हारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी जो प्लांट था ये किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, धीरे धीरे करके डिकम्पोज करते करते ये फंगस इसको किस स्टेट में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड न्यूट्रिएंट के स्टेट में। मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट किस स्टेट में आएंगे, लिक्विड स्टेट में। और जब इस स्टेट में आ जाएगा तो ये फंगस क्या करता है, इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। इसी कारण से हमने इसको क्या बोल दिया है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फंगस में होता है, कैसे होता है, बाय कन्वर्टिंग डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस, सड़े गले चीजों को बिल्कुल सड़ा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। चूंकि न्यूट्रिशन को लिक्विड स्टेट में लिया जाता है, इसी के लिए हमने एक और नाम दे दिया है एब्जॉर्प्टिव, एंड फंगस आर ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब कि जो चीजों को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। अगर इसको हटा दोगे तो हमारी दुनिया डेड ऑर्गेनिज्म से भर जाएगी, भरेगी कि नहीं। तो फंगस का यूजफुल समझ में आ गया ना। हम लोग तो केवल खाने वाला फंगस के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर मशरूम को छोड़ दें तो मशरूम को छोड़ के जितने नॉन एडिबल फंगस है ना, वो इस काम में लगा हुआ है। तो दुनिया में सारे डेड बॉडी को हटाने का काम करता है फंगस। क्लियर, कहीं को डाउट। दूसरे पे आते हैं, पैरासिटिक। पारा न्यूट्रिशन, relationship among two organisms in which one organism gets benefit and other organism receives हार्मफुल इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है ना। तो यहां देखो पूरे डिफिनेशन में दो वर्ड आ रहा है, एक पैरासाइट, एक होस्ट। ठीक है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप होता है, होस्ट प्लस पैरासाइट। अगर दोनों का तुम ये देखोगे कि किसको नुकसान किसको फायदा, तो होस्ट हमेशा ही नेगेटिव कंडीशन में होगा, मतलब कि इसको हमेशा ही क्या होगा, हार्म। और पैरासाइट जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव कंडीशन में रहता है, मतलब कि इसको हमेशा मिलता है बेनिफिट। ठीक है। तो यहां डिफरेंशिएशन पे ध्यान दो, ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को फायदा मिलता है
जिसको फायदा मिलता है उसे क्या बोलेंगे, पैरासाइट, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमेशा नुकसान में रहेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट। अभी हम आपको एग्जांपल बताए थे, मान लेते हैं ये आपका प्लांट है, ठीक है, कसकुटा जो होता है ना इसके ऊपर इस ढंग से लपेटा हुआ रहता है, समझ रहे हो। अब इसमें समझो कि दोनों का कैसे है। इस प्लांट को अगर हम थोड़ा सा और ये कर दें, बड़ा करते हैं, प्लांट के अंदर में यहां पर जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, प्लांट के अंदर में सबसे अंदर में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, पानी, फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, फूड। तो जाइलम का यहां पर है पानी और आपका फूड। अब इसका देखो मैं दिखाता हूं, जहां पर जिस पॉइंट में अटैच होता है कसकुटा ना, वहां से ये एक स्ट्रक्चर अंदर की ओर पेनिट्रेट करता है। जैसे ये हाथ मान लेते हैं पेन, ये कसकुटा है, यहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं हस्टोरिया। वो हस्टोरिया इंजेक्शन की तरह इसको पेनिट्रेट करते हुए कहां जाएगा, प्लांट के बिल्कुल सेंटर में, और यहां से इस जगह से क्या चुराना शुरू करेगा, पानी और खाना। अब मुझे बताओ कि ये इसको खाना और पानी कसकुटा को मिल रहा है यहां से, लेकिन इस प्लांट का कोई फायदा है, ये जो मेन प्लांट है जिसपे अटैच है उसको तो नुकसान हो रहा है। उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया, पानी लिया, उस पानी को कोई चुपचाप चुरा ले रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट कभी भी होस्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम अमरबेल को मार नहीं पाओगे, कसकुटा को मार के हटाना मुश्किल है। कभी कोशिश करना, अगर इन केस कहीं दिख जाएगा ना तो तुम उसको खींचने की कोशिश करना, बिल्कुल तुम कसकुटा को पेड़ से हल्का सा भी डिटैच नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रांगली वो अटैच होता है ना, अंदर की तरफ एकदम गड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम खींच के निकाल नहीं सकते। तो कसकुटा को मारने का तरीका है उस प्लांट को मार दो, मेन प्लांट को। अगर तुम मेन प्लांट को मारोगे, कसकुटा को खाना और पानी मिलेगा नहीं, तभी जाकर वो मर सकता है। इसलिए पैरासाइट जो होते हैं ना, दे आर होस्ट स्पेसिफिक। जब तक होस्ट है तब तक पैरासाइट है, अगर होस्ट खत्म तो पैरासाइट भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली खत्म। तो ये वाला न्यूट्रिशन समझे, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक पार्टनर को फायदा, जिस पार्टनर को फायदा होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट, जिस पार्टनर को नुकसान होता है उसे बोलते हैं होस्ट, ठीक है। आते हैं तीसरे पे, इसी का उल्टा होता है तीसरा वाला, तीसरा न्यूट्रिशन कौन सा है तुम्हारा, सिम्बायोटिक। टर्म है तुम्हारा सिम्बियोसिस, और इसको हम न्यूट्रिशन के टर्म में बोलते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है ना। यहां पे कैसे करेंगे, रिलेशनशिप अमोंग टू ऑर्गेनिजम्स in which both partners gets equally benefited, ठीक है। देखो इसको भी हम समझा रहे हैं पूरा, पहले डिफिनेशन पे आ जाओ। ये इसी का उल्टा डिफिनेशन है, जो पैरासिटिक है ना, इसी को थोड़ा सा चेंज करोगे, यू विल गेट डिफिनेशन ऑफ सिम्बायोटिक। थोड़ा यहां पर डिफिनेशन में दो, यहां भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप है, यहां भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशनशिप है। यहां पर एक का फायदा एक का नुकसान, यहां पर दोनों का ही क्या होता है, फायदा, ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग आपस में देखते हैं, स्टूडेंट और टीचर, ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। टीचर जो जानते हैं वो किसको देंगे, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स जो डाउट पूछते हैं उससे हमारा फायदा होता है, तुम डाउट पूछोगे तो हम और ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, बराबर का फायदा है ना, दोनों का फायदा। ऐसा तो है नहीं कि एक को केवल फायदा हो रहा है दूसरे को केवल नुकसान। सिम्बियोसिस में दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे। अब आते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल, लाइकेन। एक एग्जाम्पल याद रखो, एक और लिख लो एग्जाम्पल, माइकोराइजा, माइकोराइजा, ठीक है ना। हम एक ही एग्जाम्पल बताते हैं जो सबसे अच्छा है। हम लोग लेते हैं लाइकेन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन आपका दो चीजों से मिलकर बनता है, दो ऑर्गेनिज्म से। वो होता है एल्गी प्लस फंगी, फंगस, प्लुरल में फंगी बोलते हैं। थोड़ा सोच के देखो,
ये दो ऑर्गेनिज्म जब आपस में कोरिलेट करेगा तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, थोड़ा सोच के देखो कि दोनों के बीच में कौन सा गुण पाया जा रहा है और कौन सी चीज की कमी है। फंगस जो होता है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। फंगस कौन सा न्यूट्रिशन प्रेफर करता है, अभी हम लोग पढ़े थे सेप्रोट्रॉपिक, है ना। एल्गी किस ग्रुप का है, प्लांट ग्रुप का। प्लांट कैन फोटोसिंथेसाइज, ये अपना खाना बना सकता है, ये नहीं बना सकता। लेकिन ये जो एल्गी है जो लाइकेन में पाई जाती है, इसके साथ एक डिमेरिट है। वो डिमेरिट क्या है, दिस एल्गी इट कांट एब्जॉर्ब, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या चाहिए होता है, पानी। इसके पास, एल्गी के पास सब कुछ है लेकिन पानी इसके पास नहीं है। ठीक है ना। और फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता। इसका मतलब कि फंगस चाह के भी क्या नहीं बना सकता, खाना नहीं बना सकता। लेकिन देखो फायदा कैसे होगा, ये फंगस क्या करता है, दिस फंगस इट विल एब्जॉर्ब वाटर। ये फंगस क्या करेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करके ये पानी किसको देगा, एल्गी को। फंगस ने पानी एब्जॉर्ब किया, दिया किसको, एल्गी को। एल्गी उस पानी को यूज करके क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनाएगा, खाना। और ये बनने के बाद खाना किसको देगा, फंगस को। तो अब देखो दोनों एक दूसरे के कमी को पूरा करते हैं, है ना। जो कमी इसके पास थी उस कमी को दूर किया किसने, फंगस ने। सब कुछ इसके पास है, पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, पानी के लिए इसने हेल्प ले लिया फंगस का। ठीक है, फंगस के पास भी सब कुछ है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, खाना नहीं बना सकता। तो ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके देगा एल्गी को। एल्गी उस पानी को यूज करेगा, क्या करेगा, खाना बनाएगा। खाना बनाकर किसको दे देगा, ये फंगस को। दोनों का फायदा हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे अंत में आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो इस वर्ड के पीछे में ध्यान दो, ZOIC, जोइक। जोइक वर्ड किससे आता है, जोएन, ZOAN से। यह जू मतलब क्या होता है, एनिमल्स, जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है। तो जोइक वर्ड मतलब एनिमल, और होलो मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है ना, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट माने गए हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो, जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हो, ठीक है ना, मैमेलिया ग्रुप का जितना भी आप देख रहे हो, रेप्टाइल ग्रुप का जितना भी देख रहे हो, फिशेस या इनवर्टिब्रेट, सबके केस में कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, मतलब इसी सीक्वेंस में होगा। वो सीक्वेंस क्या क्या है, सबसे पहला है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन। सेकेंड, इंजेशन के बाद डाइजेशन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, हाँ बोलो बेटा, वेरी गुड, एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इज, वेरी गुड। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ठीक है ना, इट शुड बी इन दिस ऑर्डर ओनली। इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोला है, बायो में ना हमेशा याद रखना, सीक्वेंस डज मैटर ए लॉट। सीक्वेंस ब्रेक करोगे तुम्हारा आंसर गड़बड़ होगा। ठीक है, ये इसी सीक्वेंस में हम काम करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अगले दिन अच्छे से डिटेल में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, शॉर्ट पे ध्यान दो। पहले इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड। जिस प्रोसेस से खाने को हमने लिया उसको हमने नाम दिया इंजेशन। डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। हमने बड़ा फूड खाया है, जैसे हमने रोटी खाई या हमने चावल खाया, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च। स्टार्च को हम ब्रेक करेंगे ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को बोला जाएगा डाइजेशन। ठीक है। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। खाना डाइजेस्ट हो कहां पर रहा है, पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी भी खाना इंटेस्टाइन के अंदर में है, वो हमारे बॉडी को मिला है क्या, तो उस खाने को एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड। और ब्लड फिर एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। हमने एब्जॉर्ब भी कर लिया, मान लेते हैं कि हमने 100 जूल एनर्जी बनाई है। ठीक है ना, इस 100 जूल में से मानते हैं कि 75 जूल जो है ये हमारे बॉडी के फंक्शन को चलाने में यूज हो गया। लेकिन कितना जूल बच गया है, 25 जूल।
उस एनर्जी को बॉडी में एसिमिलेट किया जाएगा। एसिमिलेट मतलब होता है जमा करना। तो जमा कैसे करते हैं? हमारे पेट में फैट होता है ना, फैट इज ए रिजर्व फूड। जब जरूरत होगी इसी फैट को हम ब्रेक डाउन करके क्या कर सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं। तो जितना आपको एनर्जी जरूरत है उतना हम यूज करेंगे, बाकी बॉडी में जोड़ दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड एट लास्ट द अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड लास्ट में बच गया उसको बॉडी से बाहर निकालना है। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द अनडाइजेस्टेड फूड इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर? जब हम लोग इसको पढ़ेंगे एनिमल्स के केस में, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखना कि अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इंसानों में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, अमीबा में भी सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा जो कि इंसान में होता है। तो जब हम लोग इस मोड को पढ़ेंगे तो ये पांचों स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि होलोजोइक ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में बांटा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फूड दे कंज्यूम, जैसे कि 3 तरह के एनिमल्स आप बहुत इजीली जानते हो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। दोज एनिमल्स व्हिच कंज्यूम्स ओनली प्लांट, हर्बीवोरस। दोज हु आर फ्लेश ईटर्स, जो फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं, कार्निवोरस। दोज हु फीड्स ऑन बोथ, जो प्लांट भी खाते हैं एनिमल भी खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। ये 3 तो जानते हो, इनके सिवा और कुछ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फूड दे कंज्यूम, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा फूड कंज्यूम करता है, इसके अकॉर्डिंग 5 और 6 डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं फटाफट। हर्बीवोर, ये क्या खाता है? प्लांट, ठीक है ना। दूसरा होता है कार्निवोर, ये क्या खाता है? फ्लेश। थर्ड वन इज ओमनीवोर, बोथ प्लांट्स प्लस फ्लेश, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसके आगे। डेट्राइटिवोर, तीन आपने पढ़ा है, 4 मैंने और लिखा है, ठीक है ना, नॉलेज पर्पस के लिए। डू रिमेंबर दीज नेम्स। फर्स्ट वन, प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हर्बीवोर्स, फ्लेश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कार्निवोर्स, दोज हु फीड्स ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लेश दे आर नोन एज ओमनीवोर्स। इस पे थोड़ा आ जाओ। डेट्राइटिवोर, क्या इसको हम सेप्रोफाइटिक बोल सकते हैं? थोड़ा सोच के बताओ तो मुझे। यहां पर क्या लिखा है हमने? डेड ऑर्गेनिज्म ईटर, मतलब ये क्या खाता है? मरे हुए ऑर्गेनिज्म को। सेप्रोफाइटिक में भी तो सेम होता था, तो क्या दोनों को हम बोल सकते हैं कि डेट्राइटिवोर्स आर आल्सो सेप्रोफाइट? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? थोड़ा सोच के बताओ। तुमने एक चीज पढ़ा था जब अभी हम लिख रहे थे, तो मैंने बताया था कि फंगस जो होंगे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट और एनिमल, उसको सड़ाएंगे। सड़ाने के बाद उसको किस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड न्यूट्रिएंट के स्टेट में। फिर क्या करते हैं? उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। खाना नहीं खाते हैं, लेकिन ये एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा है ना, ये तो एनिमल है, ये तो खाना खा रहा है। तो खाना खाने वाले को तो हम होलोजोइक में डालते हैं, पहला। और दूसरी चीज, ये सीधे मांस खा लेते हैं, लेकिन जिंदा का मांस नहीं खाएंगे। किसका खाएंगे? डेड ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल, आपने डिस्कवरी पर अक्सर देखा होगा हाइना, ठीक है ना, या फिर आपने चील सुना है ना, गिद्ध और चील, पुराने समय में गिद्ध, ठीक है, वल्चर्स जिसको बोलते थे, वल्चर हो गया, हाइना हो गया। हाइना कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएगा, जब तक कि वो ऑर्गेनिज्म मरेगा नहीं तब तक वो छुएगा भी नहीं। तो ये क्या करते हैं ना, ये लाश को खाने वाले होते हैं, तो इसको सेप्रोफाइट नहीं मानोगे। काम इसका भी वही है, ये भी हमारे अर्थ को साफ रखने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिशन को लिक्विड स्टेट में नहीं लेते, ये खाते हैं उसको, ठीक है ना। तो दो ऑर्गेनिज्म हु फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म दे आर नोन एज डेट्राइटिवोर। Then we have sanguivore. Sanguivores are those organism which feeds on blood. किस पे डिपेंड करते हैं? ब्लड पे। जैसे कि मॉस्किटो,
मॉस्किटो क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं ना, तो मॉस्किटो को हम डालते हैं सैंग्रिवोर के कैटेगरी में, ठीक है ना। या फिर कुछ तुम्हारे बैट्स होते हैं, हमारे कॉन्टिनेंट में तो नहीं है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे बैट्स होते हैं जो कि एनिमल्स के बॉडी से खून को सक करते हैं। या फिर लीच, जॉक सुना होगा ना, जो तालाब वगैरह होता है वहां पर छोटा सा एक पाया जाता है कीड़ा, एनालिडा ग्रुप का कीड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं लीच, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम होता है हिरुडिना।